नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि आपके साथ कुछ चीज़ों को साझा करने में असमर्थ रहे। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। सिलसिला पुनः प्रारंभ कर रहे हैं और साथी भी धीरे-धीरे जुड़ना प्रारंभ होंगे। संजय बासु जी, शशि शेखर जी, जितेंद्र चौरसिया जी, रामानंद राय जी, सब एक साथ फिर वही विश्लेषण जो हम लोगों ने लोकसभा में किया था, बिहार के चुनाव को लेकर के भी करेंगे। लोकसभा के चुनाव में जो विश्लेषण किया था, आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और सबसे बड़े गर्व और गौरव की बात ये है आपकी आवाज़ की टीम के लिए कि टीम ने जिस तरह से काम किया और जो जिस तरह का विश्लेषण किया मेरे ख़्याल में बहुत कम ही ऐसे चैनल रहे होंगे यूट्यूब पे हो या मेनस्ट्रीम मीडिया पे हो, हम लोगों का कोई चैनल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो विश्लेषण किया, वो बहुत कम लोगों ने कर पाया। बहुत सटीक विश्लेषण लोकसभा के चुनाव में, इस पे वीडियो पड़े भी हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अब बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव पर बात ज़रूर होगी, फिर बिहार चुनाव की समीक्षा भी होगी, लेकिन उससे पहले कुछ एक घटनाएँ घटी हैं, जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उसके बहुत सारे अनछुए पहलू ऐसे हैं, जिन पर बात करना ज़रूरी है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि टीवी चैनल और ख़ास तौर से भारतीय मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बहुत सारे सवाल जिनके जवाब तलाशना ज़रूरी है, वो कहीं से भी मिल नहीं रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स पर लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम किए हैं, लेकिन बहुत सारे अभी प्रश्न बकाया हैं और सवाल पूछना कोई बुराई नहीं है सरकार से और सत्ता से। आवाम सवाल पूछ सकता है और अगर हम कुछ खबर लेकर के आते हैं, तो उस पर चर्चा होना भी लाज़मी है। करेंगे ज़रूर, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही भारत चौथे नंबर की इकॉनमी बन गया है विश्व में, इसके मायने क्या हैं? एक तरफ भारत आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है, तेज़ी से बढ़ने वाली हमारी इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में ये भी हकीकत है कि बेरोज़गारी और बेकारी के साथ गरीबी का भी एक आलम है। इसके मायने क्या हैं कि एक तरफ तो हम इतनी सशक्त 4 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य रख कर के आगे बढ़ रहे हैं और उसको हासिल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस देश में गरीबी, भुखमरी और बेकारी का आलम है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहलगाँव में जो हुआ, उस पर विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक है आप लोगों को सब पता है कि पहलगाँव में किस तरह से हमारे 26 निर्दोष देश के हमारे नागरिकों को, हमारे भाई-बहनों को कत्ल कर दिया गया, बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आतंकवादी घटना घटी वहाँ और सीमा पार से आतंकवादी आए। लेकिन बहुत सारे सवाल उठते रहे इस पर सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी टेलीविज़न चैनल्स की बहस पर कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे या जो आतंकवादी हैं उनको पनाह पहलगाँव में मिली या लोकल स्तर में पनाह मिली। बहुत सारे कयास लगाए जाते रहे। काफ़ी चिंतन और मंथन के बाद, काफ़ी विचार और विमर्श के बाद सारे विपक्ष की एकजुटता और सत्ता पक्ष का साथ देने का वादा और पूरे मुल्क से उठने वाली आवाज़ें कि अब वक्त है कि जिसमें पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। भारत सरकार ने निर्णय लिया और सेना को फ्री हैंड दिया कि वो इस पर कार्रवाई करे और हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो पराक्रम दिखाया, पूरे विश्व ने उसको देखा। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमला किया और आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। चर्चा का विषय रहा, इस पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, बच्चों के ऊपर गोलाबारी की गई, लेकिन सेना की तरफ से ये कहा गया कि हमने किसी भी नागरिक की हत्या के लिए कोई ना मिसाइल दागी है, ना कोई गोला दागा है, हमने केवल आतंकी ठिकानों को अपना टारगेट बनाया। यहाँ तक तो सब ठीक था। सेना अपना काम कर रही थी और पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो-गरीब बौखलाहट और हड़बड़ाहट वहाँ के राजनयिकों में और वहाँ के राजनेताओं में और साथ में जो वहाँ की जनता है और ख़ास तौर से आतंकवादियों में खौफ का माहौल हमारी सेना ने पैदा किया और दिल दहलाने वाला जो अटैक किया हमारी सेना ने उससे होश फाख्ता हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि सेना के पराक्रम पर कभी कोई सवाल किसी ने नहीं उठाया। ख़ास तौर से जब ज़रूरत पड़ी, पूरा विपक्ष, पूरा देश सेना के पीछे खड़ा दिखाई दिया। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि पूरा देश और पूरे राजनीतिक पार्टियाँ सेना के पीछे खड़ी दिखाई दीं।
लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो सवालों के दायरे में है, जिनमें सबसे पहली चीज है कि अचानक से सीज फायर का ऐलान हो जाता है। उसको लेकर के बड़ा आक्रोश इस देश के अंदर पैदा होता है, खासतौर से जो हमारा आम आवाम है, जो आम नागरिक है, उनको उनके अंदर इस तरह की बहुत सारी जिज्ञासाएं थी कि उनको लग रहा था कि इस बार चाहे वो अजहर मसूद हो, चाहे हाफिज सईद हो, उनको उनकी करनी का फल जरूर मिलेगा और निश्चित रूप से वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आतंकी ठिकानों पर जैसे ही सेना ने आक्रमण किया और उनके आतंकी ठिकाने अजहर मसूद के आतंकी ठिकानों को जैसे ही नष्ट किया, या तो उसके बाद स्थिति ये हुई कि जैसे ही लगा कि अब वो हमारे शिकंजे में है, अचानक से सीज फायर की घोषणा हो जाती है, और ये इस विवाद का सबसे बड़ा कारण है। देश में तरह तरह की बातें हुई, लेकिन राजनेता अपनी हरकत से बाज नहीं आए। यहाँ भी चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सवाल उठाए जाने चाहिए थे, भूमिका पर सवाल उठाए जाने चाहिए थे, ठीक बात है। लेकिन जिस तरह की राजनीति सत्ता पक्ष और विपक्ष ने की, वो समझ से परे। उसने एक बार फिर निराश किया। सेना के शौर्य पर राजनीति इस देश में, वो लोगों को रास नहीं आई। सीज फायर हुआ तो बहुत सारे सवाल ये खड़े हुए कि अचानक से सीज फायर क्यों किया गया। एक तरफ तो हमारी सरकार ये कहती है कि हमने फ्री हैंड दिया सेना को और हमने स्वतंत्र कर दिया, तो सवाल पैदा होता है क्या ये सीज फायर सेना की तरफ से था। जबकि कहा गया कि दोनों देशों के डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ाए, हमारे डीजीएमओ को फोन किया, हाथ पैर जोड़े और बिल्कुल चरणों में लोटपोट हो गए, और उसके बाद हमारे डीजीएमओ ने उनसे बात की और बात करने के बाद सीज फायर की घोषणा हो गई। सीज फायर की घोषणा करी किसने? फिर सवाल ये, क्या सेना ने सीज फायर की घोषणा की? जब सेना वहां, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक्स पर घोषणा की कि दोनों देशों को हमने इसके लिए राजी कर लिया और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा होने वाली है। भारत की तरफ से कहा गया कि इसमें कोई तीसरे देश का कोई दखल नहीं है। भारत में बहुत सारे सवाल जब खड़े हुए, लोगों ने कहा कि हम ट्रंप के दबाव में क्यों कर रहे हैं, अमेरिका के दबाव में क्यों कर रहे हैं। तो भारत की तरफ से ये कहा गया कि इसमें तीसरे पक्ष का कोई दखल नहीं है, ये द्विपक्षीय मामला है, दोनों ने मिलकर के हल कर लिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दोनों पक्षों का मामला था, तीसरे का कोई लेना देना नहीं था, तीसरे को पता कैसे चला? पहले या तो उसको ये पता चल गया, हमने बताया कि नहीं हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं और हम इसमें युद्ध विराम विराम की, सीज फायर की घोषणा करने जा रहे हैं, उसको कैसे सपना हुआ? क्या हम सब कुछ उसको पूछ बता के कर रहे थे? वरना दो देशों के बीच की बात, हो सकता पाकिस्तान ने बताया हो, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा हो कि हमारी बात हो गई और दोनों देशों के बीच में सीज फायर। तो क्या हमारी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आना चाहिए था कि ट्रंप इसमें दादागिरी न करें, हस्तक्षेप न करें, हमारे दो देशों का मामला है, हम मिलकर के सुलझा रहे हैं, और पाकिस्तान ने अपनी गलती को माना है और वो घुटनों पर है और वो समझौता करने के लिए तैयार है, वो बात करने के लिए तैयार है, इसलिए कुछ दिन के लिए इस ऑपरेशन को स्थगित करते हैं। ऐसा आधिकारिक बयान भारत सरकार के किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के द्वारा नहीं आया, यहाँ तक कि विदेश मंत्री के द्वारा भी नहीं आया। सूत्रों के हवाले से खबर चलती रही। जो इस देश की मीडिया की आदत है, सूत्रों के हवाले से जो भी निगेटिव लगता है जाता है सरकार के खिलाफ, उसमें पॉजिटिव ढूंढने के लिए अपनी तरफ से सूत्रों के हवाले से कुछ खबर चला देते हैं। ये खबर चलती रही, खबर चलती रही, विवाद बढ़ता रहा, सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं रहा आया, और ट्रंप साहब ने एक बार नहीं 6 बार कहा, और सबसे शर्मनाक बात ये उन्होंने कहा कि व्यापारिक संबंधों की धमकी देकर के हमने दोनों देशों। फिर बहुत सारी खबरें और चली। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि सेना ने तो अपना काम किया, कर दिया, सीज फायर हुआ, सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई कि ये ऑपरेशन अभी जारी है, ऑपरेशन कंटिन्यू है, इसको केवल स्थगित किया गया है कुछ समय के लिए, और पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया गया जब जब उनकी तरफ से आतंकी घटना होगी, भारत इसी तरह से घुस करके पाकिस्तान में उसको सबक सिखाएगा। ये सरकार का बयान आया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जिस दिन सीज फायर हुआ उसके बाद कोई आतंकी घटना नहीं हुई? हकीकत तो ये है कि 10 तारीख को इस सीज फायर की घोषणा हुई और 10 तारीख की शाम को भी अटैक किया गया, पाकिस्तान की सीमा पार से गोलाबारी की गई। 11 तारीख को घटना हुई, 12 तारीख को घटना हुई, 13 और 14 में घटना हुई जिसमें हमारा एक जवान भी शहीद हो गया। कहाँ रुकी वो घटना?
और क्यों हम शांत थे? हमारी सेनाएं तैयार थीं, हमारी सेनाओं ने अपना शौर्य भी दिखाया, उन्होंने अपनी ताकत और तैयारियां भी दिखाई। उसके बावजूद भी हमारी सरकार क्यों खामोश रही? क्यों नहीं कहा कि अगर इन्होंने उल्लंघन किया है तो फिर घुसो और फिर मारो, पकड़ के लाओ, हाफिज सईद कहाँ है, अजहर मसूद कहाँ है, उसको पकड़ के लाओ, उसको उठा के लाओ। हमारी सेनाओं के अंदर वो काबिलियत है। जैसे अमेरिका ने घुस करके ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर मारा, एबटाबाद में, और उसके बाद वो उठा के ले गए उसको। तो हमारी सेनाओं के अंदर भी वो पराक्रम है, वो शौर्य है, वो कर सकती हैं। लेकिन ये दूसरी तरफ अब जब दोनों देशों के बीच ये संघर्ष चल रहा था तो सेना अपना काम कर रही थी, लेकिन सरकार की कूटनीति क्या थी, हमारी जो विदेश नीति है वो क्या कहती है, इसके भी दर्शन हो गए। हमारे टेलीविजन चैनल जिन देशों ने तटस्थ रुख रखा और दोनों देशों को कहा कि थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें और आपस में बात करें, उनको भी हमारे फेवर में खड़ा दिखाया। अमेरिका हो, जर्मन हो, जापान हो, फ्रांस हो, जो देशों ने ये कहा कि दोनों देशों को संयम से काम लेने की जरूरत है, उनको हमारे फेवर में दिखाया कि भारत को बड़ा समर्थन है। उन्होंने तो दोनों देशों के लिए कहा। अब यहाँ सेना बीच में नहीं आती, सेना तो अपना काम कर रही थी। जो विदेश नीति है और जो विदेशी संबंधों में कूटनीति है वो हमारी सरकार की होती है, और सरकार का फेल्योर ये था कि हमारे समर्थन में कोई देश खड़ा नजर नहीं आया। जबकि पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की हो, उज्बेकिस्तान हो या चाइना हो, खुल करके वो सामने खड़े थे उसके फेवर में। तुर्की ने तो अपने हथियार तक उसको देना चालू कर दिया था। तब सवाल फिर खड़ा होता है कि हमारी विदेश नीति पे हमारी सरकार कर क्या रही थी। हमारे जो छोटे छोटे पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे भी हमें समर्थन की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। तो ये सवाल तो खड़े करने पड़ेंगे। लेकिन सरकार सबसे बड़ी चीज ये करती है कि जब इस तरह के सवाल कोई भी खड़े करे तो उसको वो सेना के ऊपर सवाल बताती है। जबकि फिर आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सवाल सेना के ऊपर नहीं है, भारत की सरकार के ऊपर सवाल है कि आपकी विदेश नीति में कहीं ना कहीं तो खामी थी कि आपके साथ कोई देश खुल करके खड़ा दिखाई नहीं दिया। जबकि हम अपनी जगह ठीक थे, हमने पहल नहीं की थी। भारत ने आतंकवादी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया था। उस पर तो बहुत सारे देशों को इकट्ठा होकर के कहना चाहिए कि आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या है और उस पर भारत अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं कहा, सबने ये कहा कि दोनों। लेकिन इस बीच में वही हर बार का विवाद कि विपक्ष जो देशद्रोही है और वो सेना को सवाल खड़े करता है, वो सबूत मांगता है, और सरकार इसको भुनाने में लग गई पूरी तरह कि एक तरफ तो ये बोलना कि सेना का शौर्य है, दूसरी तरफ बोलना कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम सेना की वर्दी में आ गए और ऑपरेशन सिंदूर पे जाकर के बड़ी बड़ी रैलियां करने लगे, सेना के बीच भी गए, सेना के पराक्रम। अब दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो जो सरकार के फेवर की जो पार्टियां हैं, वो सारी सारी पार्टियां और उनके सोशल मीडिया के हैंडल्स और सोशल मीडिया की जो सेना है वो इस बात के लिए तैयार हो गई, आमादा हो गई कि सबको लीड कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री। बात ठीक है, देश का प्रधानमंत्री ही लीड करता है, लेकिन फिर उसको ओढ़ लेना कि वो दृढ़ इच्छा संकल्प था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में भी कहा कि जब देश एकजुट हो तो इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, यानी निर्णय उनका था, देश एकजुट उनके पीछे खड़ा था। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये सेना का निर्णय था, हमने सेना को फ्री हैंड कर दिया, सीज फायर डीजीएमओ के बीच में हुआ। लेकिन सारी स्ट्रेटजी, सारी प्लानिंग, जिस तरह से कहा गया कि यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम है वो देना और देने के बाद सारी रणनीति बनाना प्रधानमंत्री जी ने बखूबी किया। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि थी। तो ये भी सेना के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आप सेना को जाकर के उनके सैनिकों से मिलना, हमारे वीर जवानों से मिलना, और मिलने के बाद आकर के रैलियां करना और रैलियों में फिर महिमा मंडन और पूरी आर्मी का लग जाना, सोशल मीडिया आर्मी का लग जाना पीछे से, और सत्ता का महिमा मंडन खासतौर से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी वही करता दिखाई दिया। इधर जैसे ही समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में, जैसे ही क्या कहें इसको, ऑपरेशन कहते हैं ऑनगोइंग है, दूसरी तरफ सीज फायर है, इसको युद्ध विराम कह नहीं सकते, कहते ये युद्ध था ही नहीं। तो क्या है, बहरहाल जैसे भी ये सब मामला ठंडा पड़ा,
विपक्ष भी तलवार लेकर के कूद पड़ा एकदम सारे। वो अगर श्रेय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमको भी खड़ा होना है। तो नेता विपक्ष लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, उन्होंने एक बड़ा वाजिब सवाल खड़ा किया। उन्होंने वाजिब सवाल ये खड़ा किया जब जयशंकर जी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था पहले ही कि हम सैनिक ठिकानों पर और आम जनता के ऊपर किसी तरह का कोई अटैक नहीं करने जा रहे हैं, हम आतंकी अड्डों पर हमला करेंगे करेंगे या वहाँ अटैक करेंगे। तो ये राहुल गांधी जी ने सवाल खड़ा किया और बड़ा वाजिब सवाल था कि भाई आपने पहले से उनको बता क्यों दिया, और बता दिया तो क्या वो आतंकी ठिकानों पे जहां आपने बोला कि हम हमला करेंगे, उनको पहले से आपने इन्फॉर्मेशन दी, उनको मैसेज दिया, तो क्या वहां आतंकी रुकेगा? फिर तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग मारे गए हैं वो आतंकियों के परिवार के लोग थे, फलाना था ढिमका, वो थे भी या नहीं थे कि उतने समय में तो वो निकल जाएंगे और भाग जाएंगे। हो सकता है उनके कुछ सहयोगी रह गए हो, या हो सकता है जिनको पाकिस्तान की आर्मी मरवाना चाहती है उन्हीं लोगों को इन्फॉर्मेशन न दी और वो वहां बने रहे हो। क्योंकि आतंकवादियों को कोई लंबे समय तक नहीं पालता, उनसे अपना काम निकलवाते हैं और उसके बाद वो उनके लिए सिरदर्द न बन जाए और उसको वो खुद से ही निपटा देते हैं। पाकिस्तान की तो प्रवृत्ति रही है। तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन साथ ही जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हमारा कितना नुकसान हुआ, ये एक ऊंचा बयान था। इसने पहले वाले बयान को बिल्कुल खत्म कर दिया, खराब कर दिया, उसकी प्रासंगिकता को खराब कर दिया। जयशंकर जी का बयान वाकई निंदनीय था अगर देखा जाए तब। हो सकता है कुछ इस तरह की परंपरा होती हो, लेकिन ये बात समझ से परे है कि अगर हम अपने दुश्मन को ये बताएं कि हम फलाने टाइम पे या फलाने समय में तुम्हारे यहाँ आए, या हम कभी भी तुम्हारे यहाँ इन कमरों में आकर के गोलाबारी, तो आदमी सामान पहले ही निकाल लेगा। तो विरोधाभासी था, लेकिन उसको हल्का कर दिया राहुल गांधी ने जब हमारी सेना के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि हमारी सेना की कितनी क्षति हुई, क्यों आप जानना चाहते हैं? हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, हमको तो ये जानने की जरूरत है। हो सकता है छोटी मोटी कोई क्षति हमको हुई हो, हमारा कोई सैनिक घायल हुआ हो, ठीक है, हम उसका इलाज कर लेंगे, कोई बात हुई हो। क्योंकि सेना ने कह दिया कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं और वापस आ गए, और आप पूछ रहे हैं कितने राफेल गिराए गए। आप हमारी सेना का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। तो सत्ता भी पीछे नहीं, विपक्ष भी पीछे नहीं, लगे हैं दोनों अपने अपने एजेंडे को साधने में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत गंभीर प्रश्न है, इन प्रश्नों पर हमेशा गौर करके ही हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कौन देश के साथ है, कौन सेनाओं के साथ है और कौन सेनाओं के, कोई पीछे नहीं। सवाल तो सबने खड़े किए। मैं केवल बात कर रहा हूं राहुल गांधी जी की और प्रधानमंत्री दोनों श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है दोनों के नेता, और ऐसे तमाम नेता हैं, जिसमें उदित राज जी भी हैं, बहुत लोगों के नाम हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक तो सत्ता पक्ष का रहा, विपक्ष का रहा, लेकिन जो नीचे तबके में एक ज्यादा चर्चा का विषय बना वो विजय शाह थे। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, और विजय शाह ने बड़ा भद्दा बयान दिया इस पर, तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ये बात अलग है कि उनको थोड़ी रियायत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्टिंग नहीं होगी, एसआईटी करेगी। विजय शाह के मामले में पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद, वीडियो के एविडेंस के बाद उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है कि शौर्य की बातें करना और सेना के सम्मान की बातें करना अलग चीज है, उसको निभाना अलग चीज है। आप सत्ता के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, विजय शाह को तो आपने हटाया नहीं। और जब वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अनर्गल बातें करती है और कांग्रेस अपनी गिरेबान में जाके, क्यों भाई, वो अनर्गल बातें करते हैं तो आपको भी अनर्गल बातें करने का लाइसेंस मिला हुआ है क्या? आपने क्यों नहीं विजय शाह को हटाया? आपको इस पे जवाब देना चाहिए था। लेकिन हाँ, अभी तक विजय शाह को नहीं हटाया गया। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ विजय शाह के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है, उनको हटा दिया गया है। उनको डिफेंड करती घूम रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के एक सांसद ने यहाँ तक कहा कि पूरी सेना मोदी जी के नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद से चल रही है। इस तरह के बयान नहीं, मैं सत्ता पक्ष से हूँ या विपक्ष से हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि एक आम नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारियां हैं। हमको इन सबको निष्पक्ष होकर के, बिना किसी पाले में खड़े होकर के देखने की जरूरत है और इनका विशिष्ट। अब इसमें मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो सीज फायर क्यों हुआ,
अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ देखिए, सीज़ फायर है या क्या है? क्योंकि आप कहते हैं कि अभी ऑपरेशन ऑनगोइंग है, फिर आप कहते हैं कि युद्ध है ही नहीं, तो युद्ध विराम जैसी बात नहीं है। ऑपरेशन ऑनगोइंग है, तो इसको रोक क्यों दिया जब हमने इतना सब कुछ कर लिया था? 3 दिन में, 4 दिन में हमारी सेनाओं ने इतना सब कुछ कर लिया था। तो हमने इसको कंटिन्यू क्यों किया? क्यों नहीं किया? तो ये सवाल है कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है, इसको साफ करना चाहिए। अगर ऑपरेशन ऑनगोइंग है, तो अभी जो घटनाएँ हो रही हैं, हमारे कुछ सैनिक एक तो शहीद भी हुए इस बीच में। जब से ये स्थगित हुआ है उसके बाद से लेकर के अभी तक, क्यों नहीं हमने फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया और घर में घुस के मारा? कि तुम तो बाज नहीं आ रहे हो अपनी हरकतों से। बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल जयशंकर को लेकर के। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जो कहा, उसकी सच्चाई क्या है? ये भी सामने आने की ज़रूरत है कि क्या ये सही है कि उन्होंने पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था? और आपको बताऊँ कि राहुल गांधी जी के बयान को लेकर के और जो विपक्ष के नेता हैं उनके बयान को लेकर के रोज भारतीय मीडिया खासतौर से गला फाड़-फाड़ के चिल्ला रही है कि वो पाकिस्तान के लोग उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, एविडेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ के टेलीविज़न चैनल्स की वो सुर्खियाँ बने हुए, खबरों की सुर्खियाँ बने हुए हैं। राहुल गांधी हों, चाहे और नेता हों जिन्होंने इस तरह के सवाल उठाए। लेकिन वो ये नहीं बताते कि जयशंकर का वो बयान, विदेश मंत्री का वो बयान, वो भी सुर्खियाँ है पाकिस्तान में बना हुआ। विजय शाह का मामला भी पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स की सुर्खियाँ बना हुआ है। वहाँ समा टीवी का किसी ने मुझे एक क्लिप भेजा था, वो मैं देख रहा था, जिसमें कोई एक एक्सपर्ट थे, वो बड़ा चटखारे ले लेके बता रहे थे कि बस यूँ ही जयशंकर जी ने फ़ोन किया और कहा कि हमारे यहाँ चूँकि साख बहुत खराब हो रही है और 2-4 गोले हम दाग लेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर इसको मत करिए। वो पाकिस्तान में जो चर्चा चल रही है, जिसको मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा, उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि जयशंकर जी ने कहा 2-4 गोले फोड़ लेने दो। फिर फोड़ लिए, तो हमारे यहाँ से भी कहा कि 2-4 हमें भी फोड़ लेने दो, हमारी भी साख गिर रही है। ये मिली भगत थी, ऐसा वहाँ का मीडिया बोल रहा है। और आप दिखा रहे हो केवल एक तरफा कि विपक्ष के नेताओं को वहाँ एविडेंस के रूप में पेश कर रहे हो, और मीडिया के रूप में, मीडिया की चर्चाओं में वो सुर्खियाँ बनी हुई हैं। तो सुर्खियाँ तो ये भी बनी थी। विजय शाह ने कर्नल छोफिया को जिस तरह से मजाक बनाया, मजाक तो नहीं बनाया, मतलब बातों बातों में वो कह गए उनको कि आतंकियों की बहन, को उनके सामने खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियाँ बनी हुई है। तो सवाल तो ये भी एक बड़ा है। इस पर भी तो ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिन पर कोई बात नहीं हो रही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह का तांडव किया, वो हंसी का पात्र बना। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की पूरे विश्व में जगहसाई हो रही थी। उनके मंत्रियों के जब बयानों पर पूरा विश्व हँस रहा था, और जब चर्चा हो रही थी कि वो कह रहे हैं कि ये नुकसान हुआ भारत का, वो नुकसान हुआ भारत का, उन्होंने कहा एविडेंस कहाँ है? जब पूछा कि पत्रकारों ने, तो बोले सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो जैसे वो मज़ाक का पात्र बन रहे थे, उसी समय हमारी मीडिया ने जो किया, वो सारा दिमाग ध्यान डाइवर्ट होकर के इंटरनेशनल फ़ेम पे, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल है, उस पर हमारी मीडिया की जो गिरगिरी हुई और थू-थू हुई, और जो तांडव भारतीय मीडिया ने किया, वो देखने लायक था। तो हम विदेश नीति हमारी, उस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। सेना के शौर्य पर नहीं, तो ध्यान रखिए, सेना के शौर्य पर नहीं, कि उस समय कितने देश हमारे साथ खड़े थे और क्यों नहीं खड़े थे, अगर नहीं खड़े थे। तो हमारे साथ आपसी संबंध क्या है हमारे पड़ोसियों से और देशों से? दूसरा विदेश मंत्री का बयान, तीसरा भारतीय मीडिया की साख, ये बहुत सारे सवाल। चौथा सत्ता पक्ष विपक्ष का क्रेडिट वार। अजीब चीज़ है ये, क्रेडिट वार है। मैं किसी एक पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, दोनों का क्रेडिट वार है। दोनों क्रेडिट लेना चाहते हैं। एक क्रेडिट लेना चाहते हैं, दूसरे उसको, उस क्रेडिट को ख़त्म करना चाहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ा शर्मनाक है। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। बहुत सारे सवाल अभी और भी बाकी है जिन पर करेंगे आगे बात। बनी रहिए।